तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेंटा उस जायंट नेफिलिम मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसे देखकर एमसी, डालिया और चेरी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद रेंटा उन तीनों को आराम करने के लिए कहता है। आगे फिर हम ब्लैक फॉग और लाल बारिश को होते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि थियो हार गया। उसे लगता है कि यह अफवाह है, इसलिए वह खुद ही वहां पर जाकर सब कुछ देखने की सोचती है। लेकिन तभी कोई कहता है कि वह भी यही सोच रहा था, क्योंकि वह भी देखना चाहता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हम देखते हैं कि वह लड़की उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वह लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे खुश होना चाहिए कि वे यहाँ पर उससे मिलने आया है और उसे उस पर अपनी काइंडनेस की वर्षा करनी चाहिए। वह आदमी उसकी बात इग्नोर कर देता है और उससे पूछता है कि क्या यह सच है कि उसने ब्लैक बैरियर को पार किया था। इस पर वह लड़की गुस्से में उससे कहती है कि उसे इसकी परवाह क्यों है कि उसने ब्लैक बैरियर को पार किया था। उसे तो इस बात की परवाह होनी चाहिए कि एक न्यू कैंडिडेट सामने आया है। जिस पर वह आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हालांकि लिली, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, लेकिन न्यू कैंडिडेट के साथ क्या करना है इसका फैसला करना हमारा काम नहीं है। इसलिए अभी के लिए पेशेंस रखो और अपनी छोटी सी आर्मी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि एक्शन लेने का टाइम जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बैरन को अपना खेल खेलने दो, क्योंकि उसका भी टाइम आएगा। लिली को यह सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वह आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद लिली हंसते हुए बोलती है कि उसे क्या लगता है कि मैं उसकी बात मानने वाली हूँ। मैंने तो पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है, या फिर कहूँ कि हमने ऐसा किया है। इसके बाद वहाँ पर लाल बारिश होने लगती है, जिसे देखकर लिली बोलती है कि उधर देखो, तुमने उसे फिर से रुला दिया, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आप में सच्ची काइंडनेस की कमी होती है। वहीं दूसरी ओर हमारे एमसी को होश आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है और वह कहां पर है। लेकिन तभी एमसी देखता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा और अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहा। और तभी नाओमी भी जाग जाती है और अपने छोटे भाई को एमसी के चेहरे पर से हटाती है। जिसके बाद एमसी एक झटके के साथ उठता है। इसके बाद एमसी के भाई बहन उसे घूरने लगते हैं और फिर सब गले लगकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी एमसी को कुछ याद आता है और वह पूछता है कि हम सब कहां पर हैं और बाकी सब लोगों का क्या हुआ। जिसके बाद बैरन वहाँ पर आता है और बताता है कि वह सब लोग ठीक हैं, इसलिए वह चिंता ना करे। आगे फिर बैरन उसे बताता है कि चेरी और वो बैटल के दौरान बेहोश हो गए थे, और चेरी उसके मुकाबले जल्दी रिकवर हो गया, क्योंकि उसे उसकी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी थी। जहाँ तक हमारी बात है, हम सब सेफली यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद बैरन एमसी का सीसीबी हेडक्वार्टर में वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि वह सब यहाँ पर सेफ हैं। आगे फिर एमसी बैटल के दौरान उसकी, चेरी की और डालिया की जो हालत हुई थी उसके बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद एमसी बैरन से बोलता है कि उसका कहना है कि चेरी रिकवर हो गया है, लेकिन डालिया के बारे में क्या, उसकी हालत कैसी है। इस पर बैरन उसे बताता है कि ओजी के आने तक डालिया नाओमी का ख्याल रख रही थी और खुद को बेहोश होने से रोक रही थी, जिस वजह से उसकी हालत खराब है, पर उन्हें उम्मीद है कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। वहीं नाओमी को लगता है कि डालिया की ये हालत उसकी वजह से हुई है, इसलिए नाओमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद एमसी बैरन की मदद के लिए थैंक यू बोलता है और वह आगे क्या पूछने वाला है यह बैरन को पता होगा। आखिर रेंटा ऐसे कैसे कर सकता है, उसकी पावर की वजह से डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी लोग मारे गए। इस पर बैरन उसके सवाल का जवाब देने की बात करता है और उससे पूछता है क्या उसने डिस्ट्रिक्ट में किसी इंसान को देखा था। नहीं ना, क्योंकि वह भी जानता है कि थियो ने वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को नेफिलिम में बदल दिया था, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा था। बैरन की ये बात सुनकर एमसी और उसके भाई बहन शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद एमसी बैरन से पूछता है कि आखिर वह इतना यकीन से कैसे कह सकता है, क्योंकि उसे याद है कि जब वह सब वहाँ पर पहुँचे थे तो उसने लोगों की आवाजें सुनी थी। रेंटा की पावर ने इसे खुद कन्फर्म किया था। इस पर बैरन उसे बताता है कि रेंटा को क्रिम्सन क्लाउड की वजह से जो पावर मिली है वह दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जब मरे हुए लोगों की स्पिरिट उसके लिए चेयर करती हैं तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जब थियो ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नेफिलिम बना दिया था तो उनकी स्पिरिट काफी ज्यादा दर्द
में थी, जिस वजह से उन्होंने रेंटा को थियो को खत्म कर देने के लिए कहा था, साथ ही उसके सारे निशान मिटा देने के लिए कहा था। यही वजह है कि रेंटा ने ऐसा किया था। आगे एमसी इस पर सोचता है और उसे भी फील होता है कि उसने भी वहां पर किसी इंसान को नहीं देखा, ना ही किसी के खून को सेंस किया था। हालांकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सब स्पिरिट थी, क्योंकि ऐसा था तो वह उनकी आवाजें क्यों सुन पा रहा था। आगे फिर एमसी गुस्से में थियो को पागल कहने लगता है, क्योंकि उसने क्रिम्सन क्लाउड के नाम पर सभी लोगों को मार दिया। इसके अलावा वह इसे एक देवी के रूप में देखता था और उसकी पूजा करता था और उस पर विश्वास करता था, जिसके लिए उसने खुद को एक नेफिलिम में बदल लिया और खुद को एक एंजल बताने लगा। इसके बाद बैरन उसे बताता है कि वह प्रचारकों में से एक था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वह सब हमें निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वह सीसीबी और हमारे मिशन को रोकना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि वे इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि वे सब हमारे डायरेक्ट एनिमी बन जाते हैं। एक ऐसा एनिमी जो पूरी तरह से क्रिम्सन क्लाउड के प्रति समर्पित है। ये सभी प्रचारक एक सीक्रेट कल्ट के मेंबर हैं जो पूरी तरह से क्रिम्सन क्लाउड की सेवा करता है। इसलिए अगर उन्हें पता चला कि हमारा मिशन क्रिम्सन क्लाउड को खत्म करना है तो वह सब जरूर हमें रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमें उनकी पहचान, एबिलिटी और यहाँ तक कि उनकी एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि वे अपना ज्यादातर काम परछाई में रहकर करते हैं। साथ ही वह खुद को डिफरेंट सिचुएशन में ढाल लेते हैं। इसके अलावा वह सब जहाँ भी जाते हैं सिर्फ तबाही फैलाते हैं। उन्होंने पहले ही कई सारे डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बैरन की बात सुनकर एमसी उन्हें कुछ करने के लिए कहता है, जैसे कि आर्मी को उन्हें रोकने के लिए कहना, लेकिन बैरन उसे बताता है कि सब कुछ सही टाइम पर होगा, इसलिए फिलहाल इससे भी जरूरी काम है, जैसे कि उसकी वेलकम पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बैरन एमसी को वहां पर मौजूद सभी लोगों से मिलवाता है, जिसके बाद बैरन एमसी को रेंटा से मिलवाता है, जिससे वह पहले भी मिल चुका है। आगे फिर बैरन उसे एक फीमेल मेंबर से मिलवाता है जिसका नाम साइथेरिया होता है, पर वह एमसी को उसे थिया बुलाने के लिए कहती है और एमसी से पूछती है कि क्या वह उसके भाई बहनों को अडॉप्ट कर सकती है या फिर वह अपने खुद के बच्चे पैदा करना चाहेगी। यह सुनकर एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद थिया रेंटा से बच्चे पैदा करने की बात करती है, पर रेंटा इस पर ध्यान नहीं देता। आगे फिर बैरन एमसी को वेस्टा से मिलवाता है, जिसे एमसी पहले से ही जानता है, इसलिए वह वेस्टा से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वेस्टा बोलती है कि सेना में काम करना, यह बस ऐसे ही हो गया। आगे बैरन एमसी को बताता है कि वेस्टा आर्मी के प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ काम करेगी, जिसके बारे में वह बाद में बताएगा। इसके बाद वेस्टा एमसी के भाई बहनों से बात करने लगती है और उनसे केक खाने के बारे में पूछती है, जिस पर वह दोनों मान जाते हैं। आगे फिर वह सब वहां से जाने लगते हैं और बैरन एमसी को अमान नाम के एक लड़के से मिलवाता है जो अभी ही नींद से जागा होता है। इसके बाद बैरन एमसी को एक और मेंबर से मिलवाता है जिसका नाम पॉपी होता है। पॉपी एमसी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे केक खाने के लिए देती है, लेकिन एमसी के केक लेने से पहले ही वह केक नीचे गिरा देती है, क्योंकि वह केक के ऊपर चेरीज रखना भूल गई थी। इसलिए पॉपी भागकर वापस जाती है केक लाने जिसके ऊपर चेरीज हो, पर एमसी केक की हालत देखकर उदास हो जाता है। इसके बाद बैरन उसे बताता है कि वह ज्यादातर मेंबर से मिल चुका है, पर कुछ मेंबर यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उन सभी से बाद में मिलवाएगा। पर हम देखते हैं कि हमारे एमसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो और किसी से नहीं मिलना चाहता था। लेकिन तभी एमसी बैरन को रोकता है और उसे बताता है कि यह समय लोगों से मिलने का नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इस समय प्रचारकों के बारे में क्या करना है उस पर सोचना चाहिए। पर बैरन उसे चिंता ना करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक प्लान है, इसलिए उसे प्रचारकों से पहले एक और जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एमसी समझ जाता है कि वह नाओमी की बात कर रहा है। इसके बाद बैरन एमसी को बताता है कि डालिया ने उनके यहाँ पहुँचने तक खुद को होल्ड करके रखा था, इसलिए उनके डॉक्टर फिलहाल नाओमी को स्टेबल रखने में सक्षम हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, इसलिए ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। बैरन की बात सुनकर एमसी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, पर बैरन उससे बोलता है कि वह इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि उनके पास एक लीड है जो
उसकी मदद कर सकता है। बैरन की बात सुनकर एमसी लीड के बारे में पूछने लगता है, जिस पर बैरन उसे बताता है कि अभी तक उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह किसी के जागने का इंतजार कर रहा है जो गहरी नींद में सो रही है और वह उसे जगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बैरन की बात सुनकर एमसी गुस्से में उससे बोलता है कि उसकी बहन की जान खतरे में है और वो सो रही है। इस पर बैरन एमसी को उसके चारों ओर देखने के लिए कहता है और उससे बोलता है कि वह बचपन से अकेले फाइट करते हुए बड़ा हुआ है ताकि उसके भाई बहन बिना किसी टेरर के एक हैप्पी लाइफ जी सकें। इसके अलावा उसने यह भी इंश्योर किया कि वे अपने बचपन की मासूमियत ना खोएं, इसलिए अब उसे उन्हें एंजॉय करते हुए देखना चाहिए, क्योंकि वह भी तो यही चाहता था। इसलिए क्या वह उन्हें खुश नहीं देखना चाहता? क्या वह उनसे यह पल छीन लेना चाहता है? आगे फिर बैरन एमसी को धक्का देता है और उसे सबके साथ मिलकर इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ पर पॉपी केक लेकर आती है और एमसी को देते हुए माफी मांगती है और बताती है कि उसे चेरिस नहीं मिली। इसके बाद बैरन एमसी से बोलता है कि वह अब अकेला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसके साथ हैं। आगे फिर एमसी केक खाता है और उसे केक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। यह देखकर पॉपी उसे बताती है कि उसने ये श्योर किया था कि उनकी 5 मिनट की एनिवर्सरी बेटर हो। इसके अलावा हम अभी अभी मिले हैं, इसलिए हमारे पास साथ मिलकर मनाने के लिए बहुत सारी एनिवर्सरीज और हॉलीडेज है, जैसे कि 3 घंटे की एनिवर्सरी, 12 घंटे की एनिवर्सरी और 1 दिन का हॉलीडे उन दोनों के लिए। इसके बाद पॉपी एमसी से यह सब याद रखने के लिए कहती है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तभी मेन डोर पर दस्तक होती है और ब्लैक स्मोक दिखाई देती है, जिसे देखकर बैरन, पॉपी, रेंटा और थिया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद एमसी पीछे मुड़कर देखता है और वह देखता है कि वहां पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए हैं, जिसे देखकर एमसी को समझ में नहीं आता कि आखिर सब लोग कहां चले गए। लेकिन तभी उसे टेबल के नीचे किसी की पूंछ दिखाई देती है, जिसे देखकर एमसी पूछता है कि क्या वो चेरी है, पर चेरी उसे ही चुप करा देता है और उसकी तरफ देखने से मना करता है। वहीं दूसरी ओर मेन डोर एक धमाके के साथ खुलता है और एमसी देखता है कि वहां पर एक ब्लैक स्मोक है जिसके 2 लाल आंखें हैं।